चलिए, सो आज हम बेटा फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, फ्रिक्शन में आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं कैसे मिलते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉम्बिनेशन में फ्रिक्शन देते हैं, ठीक है, या फिर आपको वर्क एनर्जी पावर के कॉम्बिनेशन में फ्रिक्शन मिलता है, या फिर रोटेशन के कॉम्बिनेशन में फ्रिक्शन मिलता है। तो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो आपने 2-3 चैप्टर पढ़े हैं, कल भी मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है। सो आज जो पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन? मैम अपोजिट फोर्स। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसको डिटेल में देखो। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which opposes relative motion between two bodies। अब इसका क्या मतलब है? और एक बात और ऐड होगी अब इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। इसमें आप लिख लो टू बॉडीज, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। हैंड राइटिंग समझ में आ रही है मेरी? देखो, इसका मतलब क्या है, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मेरे पास है, मान लो एक मेरा ये बॉडी है, और एक मान लो मेरे पास ये पेन का सेट है, एक ये बॉडी है, ठीक है। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन कर रही है, मान लो कि ऊपर वाली जो बॉडी है वो आगे चल रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है बताओ? अगर ये बॉडी आगे चल रही है, आपके सामने दिख रहा होगा ऊपर जो बॉक्स रखा है, ये आगे चल रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा? मैम पीछे। पीछे, यानी कि इस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस यही फोर्स लग रहा है। बताओ, क्या आपको लग रहा है कि इसके मोशन से सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ? अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सुधारते हैं। देखिए, मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक आपके पास ये मान लीजिए बी है, और इसके ऊपर रखा है एक ब्लॉक ए। जब ए बी के ऊपर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा बी। बी को दिख रहा है ए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको वो रोकेगा आगे जाने से, तो यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ऐसे। इसको आप लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। जब बी ए को देख रहा है, ए आगे जा रहा है, उसके मोशन को अपोज करेगा। जब ए बी को देखता है, वो क्या हो रहा है, अगर ए आगे जा रहा है और ए बी को देखता है, बी उसको पीछे जाते हुए लगता है ना, ठीक है, तो वो भी उसको अपोज करेगा। वो उसको, उसका मोशन क्या है, बी पीछे जाते हुए लग रहा है। ए अगर बी को देखता है, उसको पीछे जाते हुए लग रहा है, तो उसके मोशन को अपोज कैसे करेगा? आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट टाइम भी एनएलएम जब किया था तब बताया था कि सभी फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है ये पेयर में है। फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो इन पेयर। एंड एक्शन रिएक्शन कैसे? देखो, दोनों जो फोर्सेस है अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। जो ए की वजह से बी पे लगा और बी की वजह से ए पे लगा, वो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है। एंड ये कॉन्टेक्ट फोर्स है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन था, वैसे ही ये भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टेक्ट फोर्स होता है ना सरफेस के बीच में। एक सरफेस दूसरे सरफेस पे लगाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऊपर वाला जो सरफेस है वो नीचे वाले पे लगाता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वैसे ही सेम टू सेम पेयर में एग्जिस्ट करता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ए आगे जा रहा है, ठीक है, ए का मोशन फॉरवर्ड है, तो बी को अगर वो देखता है, उसको पीछे जाते हुए दिखता है वो, ठीक है, तो उसके मोशन को अपोज करेगा। ए बी के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका बी देख रहा है ए को, ए आगे की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर वो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, उसके मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। यहां तक सबको समझ में आया? अब यानी अगर मैं एग्जाम्पल आपको दे रही थी, तो ये अगर इस पे मोशन कर रहा है, मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये इस पे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके मोशन के अपोजिट, जो कि नीचे वाला बुक लगाएगा, ठीक है।
और जब ये आगे मोशन कर रहा है तो इसको बुक, ये है, ये बुक पे लगाएगा आपके पास किस तरफ, ये जैसे अगर मान लो आगे की तरफ चल रहा है, इसको ये पीछे जाते हुए लग रही है ना, तो पीछे जाते हुए लग रही है तो इसके मोशन के अपोजिट किधर लगाएगा, ये आगे की तरफ। ये बात सबको क्लियर हो गई। दोनों बॉडीज फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगी एक दूसरे के ऊपर, लगाएंगी कैसे, आपके पास टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है आपका, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, डायरेक्शन क्या है आपके पास, टेंजेंशियली अलोंग कॉन्टेक्ट। ठीक है, टेंजेंशियली लग रहा है आपका, ए की वजह से बी पे, बी की वजह से ए पे, दोनों ही कैसे लग रहे हैं, अपोजिट। और ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन, एक एक्शन बोल सकते हो आप, दूसरा रिएक्शन बोल सकते हो। तो रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करना। एंड सेकंड चीज मैंने क्या बोली, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब मान लीजिए, सेकंड बात का क्या मतलब है, मान लो ये बॉक्स रखा है, ठीक है, मैंने इस पे थोड़ा धक्का दिया, नहीं मूव किया, थोड़ा और मैंने जोर लगाया, नहीं मूव किया, थोड़ा और मैंने जोर लगाया, नहीं मूव किया, तो क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तब भी इसमें फ्रिक्शन फोर्स है। यानी बॉडी जब मोशन में आने वाली हो, आ सकती हो, या बॉडी जब मोशन में है, दोनों केसेस में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहां से आपके पास दो टाइप्स निकल के आते हैं, क्या क्या, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक आपके पास होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब समझो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज के बीच में मोशन होने वाला हो, ठीक है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इस समय बॉडी रेस्ट पे है, मान लो एक बहुत बड़ा डब्बा है 10 kg का, 20 kg का मान लो, ठीक है, और आप यहाँ खड़े होकर इसको पुश कर रहे हैं, आपके धक्का लगने से नहीं चला, आपने 2 न्यूटन का लगाया, नहीं चला, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं चला, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं चला, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये थोड़ा सा खिसक गया। तो जब तक वो खिसका नहीं है तब तक जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स चल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। यहां रिलेटिव मोशन है, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे चल रहा होगा, वहां रिलेटिव मोशन है, मोशन चल रहा है, कोई भी मान लो यही डब्बा है, ये डब्बा मोशन में होगा, ठीक है, ये मोशन में है, उस समय पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया है, नहीं आया। स्टैटिक क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे पे रखा है, रेस्ट पे है, और आप उसको धक्का लगा रहे हो, लेकिन आपका धक्का लगने की वजह से नहीं मूव कर रहा, तब एक फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपने फोर्स लगाया वो गया कहां, उसको किसी ने तो अपोज किया ना, आपने धक्का दिया, आपने एनर्जी लगाई, कहां गई वो, किसी चीज ने उसको अपोज किया, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, जब वो रेस्ट पे रखा है, जब तक वो रेस्ट पे है और अपोजिशन कर रहा है आपके फोर्स का, तब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे वो मोशन में आ जाएगा तब जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा पीछे की तरफ, उसको आप क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे इनको। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट, जब आपके पास रिलेटिव मोशन है, एक तो देखो टेंडेंसी है, हुआ नहीं था वहां पर, होने वाला था, जो आपके पास मोशन है वहां आता है आपके पास स्टैटिक, लेकिन जब ऑलरेडी इस मोशन में चल रहा हो, जब उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो रिलेटिव मोशन पहला कंडीशन है। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे चल रहा है, कितनी भी स्पीड से चल रहा है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, मोशन में अगर आ जाता है, फिर जो आपके पास फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। अब उसका वैल्यू क्या होता है, इसको हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मोशन में, मान लो किसी भी एक वेलोसिटी v नॉट से ही चल रहा है, ये इसका अगर आप एफबीडी देखें तो क्या होगा, एक तो वेट लग रहा होता है नीचे, और एक ऊपर की तरफ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है। तो जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ना, ऐसे पीछे की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स आया, मान लीजिए ये आगे चल रहा है और इस सरफेस ने इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, इसके मोशन के अपोजिट, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया इस केस में।
वो मोशन में है क्योंकि, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस पे, जहां पर कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट का और सरफेस का, वहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो एफ के की वैल्यू आती है म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज म्यू के? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जहां कांटेक्ट है, सरफेसेस जो है कांटेक्ट में, उनके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ कांटेक्ट। आई बात सबको समझ में? अब आती है बात डायरेक्शन की भी। डायरेक्शन क्या? डायरेक्शन आपका ऐसे होना चाहिए, डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोजेस relative motion between the bodies, ठीक है। अब आगे की तरफ ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसके ऊपर ये सरफेस किधर लगाएगा बेटा? पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा एफ के। इसको आप क्या बोल रहे हो? काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहे हो, ठीक है। तो चार कंडीशन क्या निकल के आती है? पहली, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। सेकेंड, कांस्टेंट, यहां ब्रैकेट में डाल सकते हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। कम है ज्यादा है, बस मोशन में होना चाहिए। चाहे उसका स्पीड कम है चाहे उसका स्पीड ज्यादा है, उसका जो वैल्यू है वो म्यू के इंटू एन है। एन नॉर्मल रिएक्शन है, वो आपको निकालना है। वो निकल जाएगा आपके पास। हम एफबीडी वगैरह ड्रॉ करेंगे, जो भी कंडीशन है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू एमजी के इक्वल होगी ना। वर्टिकल मोशन में इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर एन इक्वल्स टू एमजी है। लेकिन आप लोगों ने एनएलएम में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन करे हैं जहां आपने देखा कि एन की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है एमजी है। वो एफबीटी बना के जो आपके ऊपर नीचे फोर्सेस होंगे वो बैलेंस करते हैं, वहां से आपके पास एन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो चार बातें आप ध्यान रखेंगे। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, कांस्टेंट होता है। एक बार मोशन में बॉडी आ गया तो जो वैल्यू है म्यू के इंटू में एन, म्यू के तो सरफेस जो कांटेक्ट में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको एक वैल्यू गिवन होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो एक्सपेरिमेंटली पाई जाती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। और नॉर्मल रिएक्शन को निकालना होगा क्वेश्चन में। आप एक बार निकाल लेंगे, अब उसका स्पीड आपके पास ज्यादा है कम है कुछ भी मोशन में है तो वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट मोशन। डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। तो इसमें थ्योरी यही है। इसके बाद हमारे चलेंगे क्वेश्चंस। अब आ जाओ क्वेश्चन कैसे करते हैं। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, पहला क्वेश्चन। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या एक ब्लॉक है, 4 kg उसका मास है, 10 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगाया गया है, और आपको कुछ कंडीशन गिवन है। म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक दो क्वेश्चन मैं कराती हूँ, फिर आप एक ट्राई करना, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको दिख रहा है म्यू के है, ठीक है। हम मान रहे अजम्पशन है, जब आपको नहीं दे रखा हो मोशन पे है, क्या है, रेस्ट पे है, नहीं है, तो आप अजम्पशन रखो मोशन में है। ये मोशन में है, आगे की तरफ एक फोर्स है 10 न्यूटन, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा? टेंजेंशियली, जहां पर कांटेक्ट है। यहाँ इसकी मोशन को अपोज करने वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे किधर लगेगा बेटा? ऐसे। इसका वैल्यू एफ के, और एफ के की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन। अगर आप इसका एफबीडी बनाते हो तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एक 4 इंटू जी, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और इसका वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, तो आपके पास n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू में g। और म्यू के की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 इंटू में 4 इंटू में g के आपके पास 10, तो 0 से ये पॉइंट गया, ये आपके पास आ गया 8 न्यूटन। यानी फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है पीछे की तरफ? 8 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक निकाल सकते हैं। आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। आगे कितना है बेटा? 10 न्यूटन, पीछे कितना है? 8 न्यूटन। तो आपके पास ये किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा? तो नेट फोर्स क्या है? क्या होता है आपके पास? एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो जाएगा? 10 माइनस में 8, दिस इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? 4 इंटू में एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8, 2 बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। तो सबसे पहले आपको म्यू के दे रखा था, आपने उस पे लगने वाला पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा लिया म्यू के इंटू एन, जो कि कांस्टेंट रहेगा, अब चेंज नहीं होगा।
ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 8 न्यूटन है, आगे की तरफ 10 न्यूटन है, नेट फोर्स आगे की तरफ ही लग रहा है, सो एक्सेलरेशन उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, जो कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से निकाले कि भाई नेट फोर्स उस पे जो लग रहा है वो 10 माइनस 8 है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज सबको? बताओ। गुड। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये आपने 4 इंटू 10 भी आपने इंटू कर दिया। मैंने क्या किया, 0.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 8। ठीक है, मैंने पॉइंट को 0 से काट दिया। ठीक है, 2 इंटू 0.2 इंटू 10 2 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा बेटा। मैम 10 आपने लिखा ही क्यों? 10 तो दे रखा है ना, आगे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है उन्होंने। ओके मैम, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद से थोड़ा सा बता दो, इंटरनेट चला गया था। अच्छा अभी बताती हूँ, देखो जिसको ये प्रॉब्लम था 10 क्यों लिखा बेटा, फॉर्मूला होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम पे देखो हमने सॉल्व किया ना, एन की वैल्यू आए मेरे पास 4g, जी का वैल्यू कितना होता है 10, 4 इंटू 10। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 आया। अब आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, क्या बोल रहे थे गुड़िया, आप कहाँ से बताना है? मैम काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद से। बस ये क्वेश्चन ही किया हम लोगों ने, उसके बाद ओके तो और कुछ मैम। नहीं किया। इसमें एक आगे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो इसकी मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। जब मोशन में है कोई चीज तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू में एन। म्यू के की वैल्यू 0.2 दे रखी है। नॉर्मल रिएक्शन मैंने लगा लिया इस ब्लॉक के ऊपर, ऊपर और नीचे लगने वाले मैंने फोर्स देख लिया। वर्टिकल मोशन में मुझे पता कोई भी मोशन नहीं है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तभी आपके पास ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा। अगर नेट फोर्स आ जाता तो एक्सेलरेशन आ जाता ऊपर नीचे। अब यहाँ से आपने उस फॉर्मूले में पुट किया, म्यू के इंटू एन में एन की वैल्यू 4g पुट की, जी की वैल्यू 10 पुट करी, आंसर आ गया 8। अब इस 4 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 8 न्यूटन लग रहा है, आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स निकाल लिया 10 माइनस में 8। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास इसका 4 है, इंटू में एक्सेलरेशन ए यहाँ से निकल जाएगा। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अभी देखो ये तो सिंपल केस था, जब आपके पास जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टली ही लग रहा है, कोई जरूरी थोड़ी है हॉरिजॉन्टली लगेगा। आपका फोर्स किसी भी एंगल पे हो सकता है। आपने देखा हो कभी भी आप ऑब्जेक्ट वगैरह उठाते हैं, ठीक है, तो आप किसी एंगल पे भी उसको उठाते हैं। मान लो कोई घर में आपको बहुत बोरी जो होती है, चावल का जो बोरी होता है, उसको आप खींच के लेके आ रहे हो, तो आप किसी एंगल पे लेके आते हो ना उसको। जब आप उसको लेके आ रहे हो तब आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जोर लगाना पड़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो फोर्स है 10√2 न्यूटन एट 45 डिग्री। आपको सारी चीजें वही निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, एफ के निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालो, और आपको म्यू के दे रखे हैं 0.3, समझ लीजिए मोशन में है। अब इस फोर्स के हम कंपोनेंट कर लेंगे, क्या आएंगे यहाँ पर 10√2 cos 45 डिग्री, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास 10√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं cos 45 sin 45 1/√2, यहाँ तो 10 ही बच गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10। यानी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लग रहा है। अब इसका अगर एफबीडी बनाते हो आप, तो देखो पहली बात तो इसके ऊपर एक वेट वाला फोर्स भी लगेगा। वेट बता देती हूँ मैं कितना है, 4 kg है। ठीक है, एक तो नीचे लगेगा इसका वेट 4g। ठीक है, ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो इस सरफेस इस ब्लॉक पे लगाएगा, और एक क्या लगेगा बेटा, जो एक कंपोनेंट आ गया ऊपर वाली डायरेक्शन में, कितना आया है 10। ठीक है, जो आपने ये निकाला है इसको आप Fy ले लो। अब वर्टिकल मोशन में कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो आप ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस के साथ बैलेंस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस में n, दिस शुड बी इक्वल टू 4 इंटू में g, बिकॉज COZ मतलब बिकॉज नो वर्टिकल मोशन। ठीक है, यहां से आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू जी, यानी 4 इंटू 10, 40 माइनस में 10, यानी कि आपके पास क्या हो गया 30 न्यूटन। तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास। वेरी गुड आदित्य।
ठीक है। फिर सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, म्यू के इंटू में एन। म्यू के कितना दे रखा है 0.3 इंटू में एन कितना आपके पास 30, कितना हो गया ये 9 न्यूटन। ठीक है। अब पूछे एक्सेलरेशन ब्लॉक का है कि नहीं है तो कितना है। पहली बात, इसके ऊपर आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा था, ये वाला जो कंपोनेंट आप लोगों ने निकाला, ये 10 लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगेगा पीछे की तरफ टेंजेंशियली, जिसकी वैल्यू आपके ये 9 न्यूटन। ठीक है। तो अब नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपके पास कितना हो जाएगा 1, 10 माइनस में 9, दिस इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 4 इंटू में एक्सेलरेशन ए, आपको ए निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, बताओ जरा। अब देखो, यहां हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स था पीछे, वो जो वैल्यू रख रहा है वो कम लग रहा है आगे वाले फोर्स से। आगे वाला फोर्स से वैल्यू कम है तभी वो मोशन में है। अगर आपके पास पीछे जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू ज्यादा होता आगे वाले फोर्स के कंपैरिजन में, तो वही कंडीशन हो जाता कि ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो एक कंडीशन है कि कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए, आगे वाला फोर्स पीछे लगने वाले फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो मोशन में आएगा। क्लियर है सबको ये चीज? यस। ठीक है। तो तीनों हमारे पास निकल गए हैं। नॉर्मल रिएक्शन आसान है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कोई मोशन नहीं है, फोर्सेस को बैलेंस करो। फिर आपके पास एन आने के बाद तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना आसान है, काइनेटिक फ्रिक्शन सबसे इजी पड़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू के इनटू में एन, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, फिर आगे फोर्स कितना है, पीछे फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आज से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे। चलो ट्राई करो आप लोग, आपके पास 2 मिनट है, ट्राई इट। अब ऐसे समझ लो इसके कंपोनेंट लेने हैं, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे आगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपके पास फोर्स हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 20√2। यहाँ पे आपके पास आएगा 20√2 कोस 45, और आपके पास एक नीचे की तरफ आ जाएगा 20√2 साइन 45। देखो मैंने सारा हिंट बता दिया, अब सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो कितना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। हम पहले का 20 है। पहले का 20 है? नहीं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन है ना पहला, नहीं नॉर्मल रिएक्शन 20 नहीं है। एफबीडी बनाओ इसका, एफबीडी में क्या क्या है पहले बताओ, बताओ कौन कौन सी फोर्स है। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इनको देख के समझ आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। नीचे कौन सा फोर्स आएगा सबसे पहले, मैम 4G। 4G। गुड। और नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, जो सरफेस लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। और एक और फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, इसका जिसका वैल्यू कितना है 20√2 साइन 45, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20 साइन 45 इज 1/√2। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, यस आदित्य 60 राइट। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 20 प्लस में 4G, यानी 20 प्लस में 40, दिस इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब एफ के आप निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन निकलने के बाद एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। म्यू के दे रखे हैं 0.3 इंटू एन कितना है आपके पास 60। ठीक है, ये हो जाएगा 18 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा ना, मोशन आगे की तरफ है। ठीक है, तो आपके पास पीछे की तरफ कितना लग रहा है 18 न्यूटन, और आगे फोर्स कितना है जो आपका ये वाला कंपोनेंट है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 20। अब आप निकाल सकते हो कि नहीं एक्सेलरेशन, 20 माइनस में 18, दिस इज इक्वल टू मास 4 इंटू में एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा बेटा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थोड़ी बहुत क्लैरिटी कैसे क्वेश्चंस को करना है, बोलिए, चेक कर लो एक बार इसमें कोई भी डाउट। गुड, चले आगे फिर। चलो
अब आते हैं हम लोग थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कब था? जब हमने डिफरेंस किया था। एक तो होता है जब रिलेटिव मोशन है, उसको क्या बोलते हो आप? काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है जब टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन का, लेकिन बॉडी अभी रेस्ट पे है, तो आप ये लिखेंगे व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, अभी वो रेस्ट पे है, मूव नहीं किया है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। सेकंड क्या है? अभी देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का सेकंड पॉइंट क्या था कि कांस्टेंट फोर्स होता है। वो एक बार मोशन में आने के बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी स्पीड के साथ बदलता नहीं है। लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स, आप इसको क्या बोल सकते हो? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ये। इसको क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, लिखेंगे साथ में नॉट कांस्टेंट। यही एक मेजर डिफरेंस है स्टैटिक और काइनेटिक में, कि वो आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, ये वेरिएबल फोर्स होता है। अब यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ एस से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, उसका रेंज है एफ लिमिटिंग और 0, इनके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर एफ लिमिटिंग। और एफ लिमिटिंग का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो जो पीछे हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला किया, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला था बेटा? म्यू के इंटू में एन। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता म्यू एस इंटू में एन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो स्टार करके कॉपी में लिख लो कि आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू में एन। अभी बताऊंगी लिमिटिंग क्या है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के इंटू में एन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल जब कोई चीज है उसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, उसका मेथड निकाल सकते हो कि कैसे उसको लेके आए वैल्यू को, ठीक है। तो ये आपके पास लिमिटिंग है, आप लिमिटिंग को समझो। प्रियंका, आई होप मेरा बताने से आपको समझ में आ जाएगा, फिर पूछूंगी आपको क्या प्रॉब्लम है। मान लो यही है आपके पास, ये डब्बा है, ये बुक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? मान लो कि मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, मेरे 2 न्यूटन के फोर्स से नहीं मूव किया, ठीक है, मैंने मेरे फोर्स लगाने से नहीं मूव किया, ठीक है। यानी कि क्या है कि इसमें एक फ्रिक्शन लग रहा है जो मेरे लगाए हुए फोर्स को अपोज कर रहा है। मैंने 4 लगाया, नहीं मूव किया, 6 लगाया, नहीं मूव किया, 8 न्यूटन लगाने पर ये मूव करने लग गया। तो जो मैक्सिमम फोर्स है ना जिसपे ये मूव करने लग गया, उसको क्या बोलते हो आप? एफ लिमिटिंग। ये भी आपके पास क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्या होता है, जैसे आपने 2 लगाया, पीछे उतना ही आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही पीछे आ जाएगा, तभी तो वो मोशन में नहीं है ना। आपका लगाया हुआ फोर्स कहाँ जा रहा है? उसके अपोजिट कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पे है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो जैसे ही मैंने लगाया, इसके पीछे एक फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि जितना लगाया उसके इक्वल है। 2 लगाया, 2 आ गया, 4 लगाया, 4 आ गया, 6 लगाया, 6 आ गया, 8 लगाया, 8 आ गया, 8.1 लगाया, मूव कर गया। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? 8। 8 से ज्यादा होते ही क्या होता है आपके पास? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास ये मेरे फोर्स लगाने पर 2, 4, 6, 8 लगाने तक जो ये बार बार इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बदल रहा था, इसलिए हम इसको वेरिएबल फोर्स कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। आई बात समझ में? और एक वैल्यू पर, एक वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर मैक्सिमम आपके पास है, वो वैल्यू होती है एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू में एन। आई बात सबको समझ में? ये किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। मैम एक बार दोबारा से बता दो। दोबारा बताती हूँ, इसको आप लिख लीजिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको आप एफ लिमिटिंग बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू में एन है। हाँ, कैसे क्या समझाऊं बताओ? क्या समझ में नहीं आया? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। अब देखिए, मेरे धक्का लगाने पर ये मूव नहीं कर रहा, पर ये मूव कर सकता है ना थोड़ा, अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं तो। मैंने थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, अभी मूव कर सकता है। मूव यानी ये रेस्ट पे है, बट मेरे फोर्स लगाने की वजह से इसका मोशन हो सकता है, ठीक है। जब एक पॉसिबिलिटी है कि मोशन हो सकता है, आप कोई बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। कौन सा फोर्स आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। जब वो मोशन में आता है तब कौन सा फोर्स आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन आता है,
काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी एग्जांपल से मैंने आपको बताया, किसी भी डब्बे को ले लो, बॉक्स को ले लो, आप जोर लगा रहे हो नहीं हिल रहा, और जोर लगा रहे हो नहीं हिल रहा, एक पॉइंट पर आपके पास वो मोशन में आ जाता है। तो आपके बार बार फोर्स अलग अलग लगाने पर उसमें एडजस्ट होता रहता है पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बार एडजस्ट ही होता रहेगा। कोई उसका भी मैक्सिमम वैल्यू है कि जहां तक वो झेल लेगा, ठीक है, जहां तक वो ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगा। एक जो वैल्यू जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ लिमिटिंग। अब डायरेक्शन कैसे होगा, इसका भी कैसे होगा, जैसे पीछे वाला था, सच दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। जैसे अगर मैं इस पे लगा रही थी, मान लीजिए मैं इधर लगा रही थी फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, मोशन की टेंडेंसी किधर है, इस डायरेक्शन में ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लग रहा होगा, ठीक है। सो सच दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टार डाल के लिखने, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉडी मूव्स, बॉडी मूव कर कब कर रही है, बॉडी मूव्स इफ अप्लाइड फोर्स जो है आपका एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, ठीक है। यहां तक एफ लिमिटिंग की वैल्यू तक तो झेल लेगा, वहां तक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, उससे ज्यादा होते ही फोर्स अप्लाइड क्या करवा देगा, मोशन करवा देगा। तो बॉडी मूव्स इफ एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, या फिर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। आपको क्या दे दिया, म्यू एस। म्यू एस देख के आपको समझ में आ गया होगा भाई स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि मोशन है या नहीं। जैसे आपने पीछे एफ के निकाला था, वैसे ही आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर एफ लिमिटिंग निकालेंगे, ठीक है। अगर एफ लिमिटिंग से वैल्यू फोर्स जो लगा रखा है उन्होंने 6 न्यूटन, उसकी ज्यादा रहती है तो मोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे ही आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन में था, अगर अप्लाइड जो फ्रिक्शन है वो आपके पास, अप्लाइड फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम रहेगा, तो मोशन में लेके नहीं आ पाएगा ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ आप चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चेक इफ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। अगर मोशन में होगा तो हम क्या निकालते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगर रेस्ट पे तो हम क्या निकालते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला पता है मेरे को। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है बेटा, 0.2। एन कितना है अब इसका, अब इस पे नीचे लगने वाला फोर्स एक तो 4g और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4 इंटू जी, यानी 4 इंटू में g। g की वैल्यू क्या होती है, 10, यानी 0.2 इंटू 4 इंटू 10। यस, बिल्कुल विवेक ने करेक्ट आंसर बताया, 8 न्यूटन। अब आगे लगने वाला फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि नहीं है, 6 नहीं है, ठीक है। आपके पास पीछे जो फोर्स लग रहा है, ये जो पीछे फोर्स लग रहा है इसके मोशन के 8 न्यूटन है, और आगे 6 न्यूटन है। तो क्या 6 न्यूटन इसको मूव करा पाएगा, सोचो जरा। उसमें फ्रिक्शन फोर्स इतना है, आपके लगाया हुआ फोर्स अभी काम नहीं आ रहा, उसको मोशन में नहीं लेके आ रहा। तो अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एफ स्टैटिक। लगाओ जरा दिमाग, क्या होगा, क्या वो एफ लिमिटिंग होगा। एफ लिमिटिंग अगर हो गया, एफ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। अगर वो 8 न्यूटन लग गया तो बॉडी पीछे मूव कर जाएगी। पर अगर मान लो मैं इस पे धक्का लगा रही हूँ, मेरा धक्का लगाया हुआ जितना मैं लगा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, धक्का बढ़ाती जा रही हूँ, मतलब इस पे फोर्स बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, एक पॉइंट पर आके मूव किया, ठीक है। तो जब वो मूव किया उससे पहले क्या हो रहा है, इसमें एडजस्टमेंट हो रही है। जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ क्रिएट हो रहा है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है, इसलिए मैं वेरिएबल बोल रहे थे। तो अगर आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो 2 न्यूटन आ गया, 4 किया तो 4 आ गया, 6 किया 6 आ गया, 7 किया 7 आ गया, 8 किया 8 आ गया, 8.1 किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन गया। अब बात करेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो 8 न्यूटन तक तो एडजस्ट करता रहेगा, उसके बाद क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। अगर आपका फोर्स अप्लाइड 8 से बड़ा हो गया तो वो मोशन में आ जाएगा, फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो एफ स्टैटिक इस पर्टिकुलर केस में कितना है, आपका अप्लाइड क्या फोर्स कितना है, एफ अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड इफ एफ लिमिटिंग इज लेस देन फोर्स अप्लाइड। तो जो भी फोर्स अप्लाइड है उसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख दीजिए 6 न्यूटन। तो एफ स्टैटिक इस टाइम कितना है, इसमें 6 न्यूटन का फोर्स दे रहा है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, 6 है,
पीछे की तरफ सेल्फ एडजस्ट होके 6 लग गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 0, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। और कब तक एडजस्ट करता है वो, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है ना, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, पर उसका मैक्सिमम वैल्यू है, वहां तक एडजस्ट करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप करें। वेरी गुड, ओके बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, आप लोग करेंगे फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो स्टेप नंबर क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, चेक करो कि क्या आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप इसमें क्या निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। ठीक है, एफ लिमिटिंग, फाइंड एफ लिमिटिंग। फर्स्ट केस क्या है, फाइंड एफ लिमिटिंग। अगर आपका अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग से ज्यादा होगा तो मोशन में होगा, अगर नहीं होगा तो रेस्ट पे होगा। ठीक है, फिर रेस्ट पे होगा तो जितना अप्लाइड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही आ जाएगा। अगर मोशन में है तो फिर हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, यू के इनटू एन। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ मुझे एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आएगी। टू पॉइंट फोर कितनी आई है, मैम 24 आएगी। मैम 24। 24। चलो निकाल लेते हैं। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला बताइए, म्यू एस इंटू एन। अब इसका एफबीडी अगर आप बनाते हैं तो नीचे लगने वाला फोर्स एक 4G है और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, और आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन भी नहीं है। तो यहाँ पर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू में जी। यूएस का वैल्यू 0.6, 4 इंटू जी, जी का वैल्यू 10, ये गया आपके पास 24 न्यूटन। तो बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन में, बताओ, बॉडी रेस्ट पे कि मोशन में? मैम मोशन। मैम रेस्ट पे। यस, बॉडी से मोशन में। या एफ लिमिटिंग जो है वो ग्रेटर है आपका एफ अप्लाइड से, सो बॉडी इज एट रेस्ट। यस, बॉडी इज एट रेस्ट। अब निकालना क्या है, अब लग कौन सा रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में, 20। 20 एफ अप्लाइड के इक्वल होता है अगर आपके पास लिमिटिंग जो वैल्यू है वो ज्यादा रहती है एफ अप्लाइड से। ठीक है, मैम और एक्सीलरेशन 0। एक्सेलरेशन यस 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 24 तो पीछे लग ही नहीं सकता। अगर 24 आपने लगा दिया, उस अगर मान लो नेट फोर्स आप पीछे 24 लगा रहे हो तो बॉडी मोशन में कर जाएगी। क्या अपने आप कोई भी बोरी वगैरह पीछे चलने लग जाती है, नहीं चलती ना। वो आपका लिमिटिंग वैल्यू जो होती है ना एफ लिमिटिंग, वहां तक एडजस्ट करेगा। ठीक है, 24 न्यूटन तक वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद नहीं करेगा। उसके बाद अगर एफ अप्लाई मान लो आपका 24.5 भी है ना, तो उसको मोशन में ले आएगा, लेकिन 24 तक वो मोशन में नहीं आने देगा। ठीक है, तो 24 तक आप क्या लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जितना आगे अप्लाई कर रखा है उतना ही पीछे लग रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब मैं कुछ नहीं बता रही, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। सभी बच्चे सॉल्व करें। पूरा निकालें, सारे स्टेप्स निकालें, फिर डिस्कस करेंगे इसको।
एक्सेलरेशन 4 आ गया, 4 तो नहीं आ रहा बेटा। फोर नहीं है विशेष। ट्राई इट अगेन। गौरव समझ में आ रहा है? ईशा, नाजो, नाजो समझ में आ रहा बेटा? मैम एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 होगी? नहीं, यस, नोनी ने सही आंसर निकाला है, 6 आएगी बेटा। गुड, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं भाई। एफ लिमिटिंग यूएस दे रखा है ना आपको, एफ लिमिटिंग क्या है? म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस कितना है? 0.6। एन, एन इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में भी 2g ही है। नीचे की तरफ एक 2g लग रहा है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 10। ये हो जाएगा आपके पास 12 न्यूटन। अब आगे लगने वाला फोर्स ज्यादा है, ठीक है। एफ अप्लाइड क्या है आपके पास? इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। इसका मतलब क्या है? बॉडी इज इन मोशन, और मोशन में होती है तब कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू में एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.4। एन तो वही आपके पास कितना? 2 इंटू में जी 10। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 8 न्यूटन, ठीक है। आगे की तरफ क्या लग रहा है आपके पास? 12, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है? 8। 8 ही लगेगा ना? आंसर सही निकाला बेटा? यस। और आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हमको पुट करना है। एफ नेट आपको क्या लिखना है? एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में 12, बैकवर्ड डायरेक्शन में 8। दिस इज इक्वल टू मास इंटू 2। मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्सेलरेशन 8। तो 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4। 4 बाय में 2। दिस इज इक्वल टू ए। तो 2 आ गया, तो आगे गड़बड़ होगी। वैल्यू ठीक 20 न्यूटन होना था ना? हाँ सॉरी, यस यस 12 क्या था हमारे पास? एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग तो चेक करने के लिए था, सॉरी। यस बेटा, 20 माइनस में 8 कितना हो जाएगा? ये 12। 12 और 2 काटेंगे तो 6। यस, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर सभी को? जो अप्लाइड फोर्स है दिस इज 20 न्यूटन बेटा, वो मैंने गलती से क्या लिख दिया? एफ लिमिटिंग लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ 20 लिखेंगे। दिस इज एफ अप्लाइड, और ये क्या आपके पास? एफ के, जो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। देख लो एक बार, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो। चले आगे। यस विशेष 20 से माइनस होगा। चलिए अब करते हैं एक क्वेश्चन। यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है 12 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जब बॉडी रेस्ट पे है, और आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन निकल रहा है 8 न्यूटन, यानी बॉडी जब मोशन में है तब उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है इन कंपैरिजन टू जब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्यों है कि आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा है काइनेटिक फ्रिक्शन से? तो देखिए, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मान लो एक बुक, वही है। मान लो एक आपके पास मैंने जो आपको दिखाया एक बॉक्स है, और बॉक्स आपके पास कहाँ रखा हुआ है? बुक पे रखा है। तो ये आपके पास क्या है? बॉक्स। ये क्या है आपके पास? बुक। तो जहां ये कांटेक्ट में है ना बेटा,
वहां पर प्लेन सरफेस नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास जो कांटेक्ट वाला सरफेस है कुछ ऐसे होता है, मतलब उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती है। ये मान लीजिए आपका ऊपर वाला बॉक्स है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नीचे वाला सरफेस भी कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इनको क्या बोलेंगे आप, इरेगुलरिटीज। तो अब क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे के अंदर लॉक हो रखे हैं, ठीक है। अभी वो मान लीजिए रेस्ट पे है, अब आप उस पर धक्का लगा रहे हैं, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, जो अपोजिशन है वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के साथ लॉक्ड है। जैसे ही इसको तोड़ देंगे, मतलब आपने इतना फोर्स लगा दिया कि वो मोशन में आ गया, उसके बाद आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। तो ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट आपके पास क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन में रखना आसान है क्योंकि वंस जो ये लॉक जो हो रखे आपस में टूट जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसको मोशन में रखना आसान है, लेकिन उनसे निकालना, उन छोटे लेवल पे अगर हम जाए, उनसे निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके पास ग्रेटर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सर्फेसेस, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड फ्रिक्शन। देखो अभी हमें मान लो आपके पास ये है फोर्स अप्लाइड, एफ अप्लाइड किधर है, इस डायरेक्शन में, और जो फ्रिक्शन है बेटा वो इस डायरेक्शन। तो अभी हमने दो तीन चीजें सीखी है। पहला तो ये कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। कब तक सेल्फ एडजस्टिंग है, जब तक आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक वो एडजस्ट करता रहेगा। मान लो आपके पास अप्लाइड फोर्स है, एडजस्ट हो गया, अप्लाइड फोर्स है, एडजस्ट हो गया, ऐसे 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 करते करते आपके पास एक वैल्यू तक एडजस्ट होएगा, जब तक आपके पास क्या आ जाता है, एफ लिमिटिंग। ये आपके पास क्या है, एफ लिमिटिंग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद क्या होता है, अभी देखो ऊपर हमने क्या देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। तो अब यहाँ एफ लिमिटिंग के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई किया, जो है वो बढ़ा दिया, जो अप्लाइड फोर्स अगर आपने थोड़ा भी बढ़ा दिया, तो क्या होगा, मोशन में आएगा। लिमिटिंग के बाद तो मोशन में ही आता है ना, मोशन में आते ही उसका वैल्यू गिर जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का। तो आपके पास क्या आएगा, कुछ ऐसे ड्रॉप आएगा। अब एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है। मोशन में एक बार ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये आपके पास कांस्टेंट चलेगा। तो ये आपके पास क्या है, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, एफ लिमिटिंग। इसको आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो ये ड्रॉप आया है इसके अंदर थोड़ा सा। और इससे पहले जब बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट करता रहता है, अप्लाइड फोर्स के साथ अपनी वैल्यू है चेंज करता रहता है, जितना अप्लाइड उतना पीछे आ जाता है, जितना अप्लाइड उतना पीछे आ जाता है। कब तक आएगा, लिमिटिंग वैल्यू तक आएगा, उसके बाद मोशन में आएगा, मोशन में आते ही क्या होगा, वैल्यू थोड़ा डिक्रीज करेगा और एक कांस्टेंट मिल जाएगा। अगर इस ग्राफ में कोई भी दिक्कत हो तो पूछो जरा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम पूछिए। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी सुनो, देखो एक ये ऊपर जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, एक बुक है और एक नीचे सरफेस है, मतलब एक बॉक्स है और एक नीचे क्या है, बुक है, ओके। अब आप उस बॉक्स को धक्का लगा रहे, शुरुआत में आपने मान लीजिए जो जो फोर्स लगाया उसकी वजह से वो नहीं हिला, तो उसमें कौन सा फोर्स चला, जब तक वो रेस्ट में, उसमें कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या बोलेंगे उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे ना। अब जितना आप अप्लाई करो उसमें पीछे फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, जितना अप्लाई करोगे क्रिएट हो जाएगा। कब तक क्रिएट होता है, लिमिटिंग वैल्यू तक, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वहां तक वो सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा, जितना आपने आगे लगाया उतना पीछे लग जाएगा। अब क्या होगा कि मोशन में आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से जस्ट थोड़ा सा भी ज्यादा अगर आपने अप्लाइड फ्रिक्शन कर दिया, बॉडी हिल जाएगी अपनी पोजीशन से, हिलते ही आपके पास कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड वी नो दैट काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से कम होता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आया। और ये पता है कि वो कांस्टेंट रहता है, एक बार जो वैल्यू मिल गई उसके बाद वो कांस्टेंट चलता रहेगा, एक बार मोशन में आने के बाद क्या है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर, क्लियर है बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो सर। फिर से रिपीट करो, चलो लास्ट टाइम रिपीट कर लो। अब आप बताओगे, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ठीक है। मान लो यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये बॉक्स है, ये बुक है। अब मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, नहीं हिला, रेस्ट पे है,
थोड़ा और लगाया, आपको दिख नहीं रहा, मैं जोर थोड़ा और लगा रही हूँ, नहीं हिला, तो इस समय इस पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक लग किधर रहा होगा? जिधर उसका टेंडेंसी इमोशन का उसकी अपोजिट, यानी इसके पीछे की तरफ लग रहा होगा। ये बुक इसके ऊपर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। अब मैं जितना लगा रही हूँ उतना वो एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन कब तक एडजस्टमेंट करेगा? लिमिटिंग वैल्यू तक। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उस तक एडजस्टमेंट करेगा। मान लो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो 8 है, मैंने 1 लगाया, कुछ नहीं हुआ। 1 लगाया आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पीछे 1 आ गया। आपने 2 लगाया, 2 आ गया। 4 लगाया, 4 आ गया। 7 लगाया, 7 आ गया। 8 लगाया, 8 आ गया। वो जो 8 है वो है, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो जो 8 है वो क्या है आपके पास? लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यहां तक। ये जो पॉइंट O से A पर आप पहुंच गए, ये जो पॉइंट है यहाँ तक क्या हो रहा था? सेल्फ एडजस्टमेंट हो रहा था। जितना लगा रहे थे उतना उसमें पीछे आ रहा था, लिमिटिंग वैल्यू तक। अब लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा किया, 8.12, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऐसे हिलने लग गया, मोशन में आ गया। आगे दिख रहा है ना? मोशन में आ गया। अब मोशन में आने के बाद कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है? मैम काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, राइट? तो अब जो आपके पास ग्राफ है उसमें अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ाया, तो जैसे ही मोशन में आया उसका जो लिमिटिंग वैल्यू उससे थोड़ा कम आ गया, ठीक है? एक बार कम आ गया, उसके बाद जब ये मोशन में चलने लग जाता है उसके बाद वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है? आई बात समझ में? इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अप्लाइड फोर्स के साथ वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स की चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें कैसे बनाते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए आपको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा ना। आई बात अब समझ में? बोलिए, थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। इसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। आपको इसमें ये देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर है और टेंडेंसी ऑफ फोर्स किधर है, मतलब टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, नॉट फोर्स, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है। अब मुझे बताओ, आपने इसको दबा रखा है 40 न्यूटन से, आपने इस डब्बे को दबाया, डब्बा इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये सरफेस पलट के इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, कितना देगा? 40 न्यूटन। जितना अप्लाई किया उतना ही ये पलट के फोर्स दे देगा। इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है? कोई भी तो फोर्स नहीं है, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और आपने इसके ऊपर क्या लगा रखा है? 40 न्यूटन। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40, पहली बात। अब अगर इसका एफबीटी चेक करोगे तो नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है 1 इंटू में जी। तो जिस तरफ एक फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट क्या आता है आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा बेटा? इस डायरेक्शन में, ठीक है? अब ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो अगर हम यहां से चेक करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं एफ लिमिटिंग कितना है हमारे पास। एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू के इंटू में एन, सॉरी म्यू एस इंटू में एन। तो म्यू एस का वैल्यू कितना है? 0.3, और नॉर्मल रिएक्शन आपने कितना निकाल लिया? 40। तो यहाँ कंफ्यूजन यही होता है कि रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए? वो 1G है, 40 न्यूटन नहीं। 40 न्यूटन से तो आपने बस उसको पकड़ा हुआ है। अब बॉडी जो बॉक्स है वो ऐसे थोड़ी मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, खिसकेगा, स्लाइड करेगा तो नीचे करेगा ना। तो उसके ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है वो है अप्लाइड फोर्स, उसके अपोजिट क्या आ गया आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन आप लोगों ने निकाल लिया 40, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन, ठीक है? ये आपके पास ऊपर कितना लग रहा है? 12 न्यूटन, और नीचे ये कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। 10 ही लगेगा ना, 1 इंटू जी, 1 इंटू 10, 10। नीचे की तरफ 10 है, ऊपर की तरफ कितना है? 12। तो एफ लिमिटिंग जो आप लोगों ने निकाला है, इसको आप कैपिटल एफ कर लो, एफ लिमिटिंग की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है एफ अप्लाइड से। तो बताओ ये रेस्ट वाला है या मोशन वाला केस है? क्या हो रहा है? आवाज नहीं आई? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। आपने क्या करा? वैसे कर रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ये मेरा दीवार है और इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया। अगर मैंने कम फोर्स लगाया तो ऐसे स्लाइड कर जाएगा ना नीचे। यस और नो? मैंने इस पे एक फोर्स लगा रखा है 40 न्यूटन का।
अब इसकी वजह से जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, 40 लगाया है, उसके अपोजिट कितना आ जाएगा 40, और तो कोई फोर्स ही नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं थोड़ा भी कम फोर्स लगाती तो क्या होगा, ये नीचे मूव करने लग जाता है। नीचे कौन से वेट की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, जो इसका खुद का वेट है वो ही तो उसको नीचे लेके जाएगा ना। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो उसको मोशन के लिए जिम्मेदार है। तो जिधर मोशन है उसके अपोजिट क्या लगता है आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यानी कि ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाल ली, 12 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। हम लिमिटिंग वैल्यू इसलिए निकालते हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कि भाई वो रेस्ट पे है कि मोशन में है। लिमिटिंग वैल्यू मेरी कितनी आई, 12 न्यूटन आई, और वो नीचे जो फोर्स लग रहा था उससे कम है। इस केस में मेरा ऑब्जेक्ट किस में रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। अब रेस्ट में रह जाएगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का एक्चुअल वैल्यू कितना लग रहा है, एफ स्टैटिक, अगर मैं निकालना चाहूँ तो जितना अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर आएगा ना। 12 तो नहीं आएगा, 12 का मतलब तो ये है कि ऊपर की तरफ भाग जाएगा बॉक्स, ऐसे तो नहीं हो सकता। जितना नीचे अप्लाई किया उसके बराबर पीछे की तरफ फोर्स आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास, 10। दिस इज योर आंसर, 1g के जो बराबर है ये वाला फोर्स। ठीक है, तो ये म्यू के तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इसका मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं था, ये हम लोगों ने यूज किया। एक बार दोबारा चेक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैम थोड़ा हार्ड है। थोड़ा हार्ड वैसे है नहीं, थोड़ा इमेजिनेशन। अगर मैं इसको पलट के ऐसे रख देती, इसको पलट के मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देती तो मेरे लिए एफबीडी बनाना आसान हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन को हम एमजी से कंपेयर कर देते हैं। अब बस नॉर्मल रिएक्शन समझने वाली बात है, और मोशन का टेंडेंसी किधर है ये समझने वाली बात है, क्योंकि मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जिधर भी मोशन है उसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, तो इसी को देख लो, इमेजिन करो जरा, ये एक बॉक्स है, अगर मैंने इसको दबाया नहीं होता, पहली बात तो ये खिसक जाता, सारा स्लाइड कर जाता। अब मैंने इसको किसी तरीके से इसके साथ चिपका के रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे मैंने जो फोर्स लगाया, मैं इस सरफेस पे कितना फोर्स लगा रही हूँ, 40 न्यूटन, तो पलट के मुझे सरफेस कितना फोर्स देगा, 40 न्यूटन। तभी तो ये आपके पास रेस्ट पे रहेगा ना, अदरवाइज तो ये आगे पीछे मूव करेगा, अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे तो। आपने 40 दिया है, ठीक है, तो इसके ऊपर 40 लगा, वो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, परपेंडिकुलर टू सरफेस आपने लगाया। अब क्या हो रहा है, इसका टेंडेंसी किधर है मूव करने का, वो है नीचे की तरफ। नीचे इसको कौन मूव करा रहा है, इसका खुद का वेट है, और तो कोई फोर्स ही नहीं है। अब पीछे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, ठीक है, फिर हमने चेक किया क्या इसका वेट इतना है कि वो उसको नीचे ले जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, म्यू एस इंटू एन। हमने देखा लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ तक तो ये बॉक्स झेल लेगा इस वेट को, इससे आगे होते ही क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो वो जो फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स जो ये झेल सकता है वो 12 न्यूटन है, पर इस पे जो लग रहा है वो 10 ही न्यूटन है, तो आराम से झेल लेगा 10 न्यूटन को। मैं तो नहीं हिल रहा भाई अपनी जगह से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कौन सा फोर्स हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसका मतलब जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ अप्लाई हो जाएगा। नीचे आपके पास 1g लग रहा है, 1g यानी कि 10 लग रहा है, ठीक है, तो 10 आपके पास क्या हो जाएगा, एफ स्टैटिक की वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ में? 10 क्यों लग रहा है? 10 क्यों लग रहा है बेटा, नीचे फोर्स क्या है, जो इस बॉक्स का वेट है, वेट कितना है, अगर एफबीडी बनाओगे तो नीचे 1g लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा, यही तो फोर्स जिम्मेदार है। दिस इज फोर्स, वेट इज फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। तो इसका वैल्यू 1 इंटू जी, 1 इंटू 10 कितना वैल्यू हो गया, 10। नीचे जो फोर्स है जो उसको मूव करेगा वो 10 न्यूटन का लग रहा है, जो कि लिमिटिंग वैल्यू से कम है। तो जब तक वो कम है भाई, पीछे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, 12 तक वो एडजस्ट करेगा, तो 10 है तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, पीछे वो 12 झेल सकता था, तो 10 न्यूटन आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस मैम। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर हम। चलो उससे पहले एक छोटा सा थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं। यस मैम। देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आपको बुक्स में कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब आपके पास कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो एक कांटेक्ट फोर्स होता है, जहां सरफेसेस कांटेक्ट में है, वहां एक परपेंडिकुलर लगता है एक दूसरे के ऊपर, मतलब बॉडी की वजह से सरफेस पे, सरफेस की वजह से बॉडी पे, ऐसे लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, जहां कांटेक्ट है वहां एक टेंजेंशियल लगता है। तो यहाँ मैंने दिखाया है एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है। इनका जो रिजल्टेंट है आर, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स।
ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। लेट बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, जैसे ही वो अबाउट टू मूव है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है वहां पर, एफ लिमिटिंग, म्यू एस इनटू में एन। इस समय पर जो एंगल बन रहा है आर का एन के साथ, यानी कि रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का विद नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कब, जब आपके पास बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, जब उस समय फ्रिक्शनल फोर्स जो है उस पर जो लग रहा है वो एफ लिमिटिंग वाला लग रहा है, उस केस में जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का विद नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर ये आप ट्राइंगल पूरा करते हैं, ये मैंने नीचे पूरा करके दिखाया, आर यहाँ है, एन यहाँ है, एफ लिमिटिंग यहाँ लग रहा है, तो ये भी एफ लिमिटिंग हो जाएगा, ये इतना जो डिस्टेंस है। अगर यहाँ से आप टेंजेंट थीटा निकालते हो तो पी बाय बी, पी क्या आपके पास, एफ लिमिटिंग बाय में एन, यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हो, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग बाय में एन। आप एफ लिमिटिंग की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन बाय में एन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन बाय एन, तो ये भी कट जाएगा, तो यानी थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का इनवर्स टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। सिंपली आपको क्या याद रखना है, दोनों दो कांटेक्ट फोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है नॉर्मल, एक होता है फ्रिक्शन। उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। जब बॉडी मूव करने वाली हो उस समय पर जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, जस्ट अबाउट टू मूव, जब मूव करने वाली है, कि भाई थोड़ा भी अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो मूव ही कर जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस इनटू में एन होती है। ठीक है, उस समय पर जो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब पूरा कर लो ट्राइंगल, उसमें आपके पास टेंजेंट थीटा निकालो, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, एफ लिमिटिंग बाय एन। एफ लिमिटिंग की वैल्यू पुट कर दो, म्यू एस एन बाय एन, एन से एन कट गया म्यू एस, यानी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू एस। क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है बेटा, थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। Find time after which it stops and also calculate displacement of block. चलो देखो इन्होंने क्या पूछा है, कितने समय में ये बॉडी रुक जाएगी और कितना वो डिस्प्लेसमेंट कर चुकी होगी। ये बॉडी v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है और इनके बीच में इन्होंने जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इन्होंने ये नहीं बोला कि काइनेटिक है स्टैटिक है। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई काइनेटिक या मोशन में है ना, मोशन में, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो इस पे नीचे लगेगा क्या, एम जी, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, म्यू इंटू में एम जी, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपके पास नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कब रुकेगा बेटा, ये बताओ जरा। ये ऑब्जेक्ट तब रुकेगा ना जब इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस पे पीछे की, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है मान लो, यानी आगे की तरफ अब कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। मान लो एक चीज को धक्का दे दिया, वो मोशन में, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी, तो किस फोर्स की वजह से रुकती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो म्यू एम जी है, यानी दिस इज एफ नेट। इसको आप मास इंटू एक्सेलरेशन से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तभी रुकेगा जिधर आपके पास नेट फोर्स होता है ना, उधर ही आपके पास एक्सेलरेशन होता है। अब इसमें नेट फोर्स जो लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग अगर साइन कन्वेंशन से रखें तो माइनस ए पुट कर लेते हैं, एम से एम कट गया, ए की वैल्यू आ गई माइनस में म्यू इंटू में जी। अब ये एक्सेलरेशन आपको पता है, अब बॉडी रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, मान लेते t टाइम में वो रुक जाए, तो आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस में at, तो ये 0 है,
v की वैल्यू, u की वैल्यू v नॉट है, माइनस में a की वैल्यू माइनस म्यू जी है ना, तो यहाँ पर माइनस म्यू जी मैंने पुट कर दिया, इनटू में टाइम t, मान लो t टाइम में वो रुक जाती है, इट स्टॉप्स इन टाइम t। बताओ, टाइम आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी या आप उससे भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो u की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं माइनस में v नॉट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस में म्यू इंटू में g इंटू में s, यहाँ से आपके पास s निकल जाएगा। आई बात समझ में सबको? तो आज हम यहीं तक रखेंगे, ये क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखें कि इसको रोकने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वही नेट फोर्स है, उसकी वजह से आपने एक एक्सेलरेशन निकाल लिया, फाइनली वो रुक ही जाएगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, टाइम टी में वो रुक जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का आप इस्तेमाल करेंगे और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, इजी? ठीक